अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन सी ईयर का इनकम अर्न होता है और कौन सी ईयर में वो असेस होता है। नॉर्मल रूल तो आप लोगों को पता ही है ईयर ऑफ टैक्स का। माय डियर फ्रेंड्स, ईयर ऑफ टैक्स मतलब आप कौन सी ईयर में आप लोगों के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी लेवी हो जाती है। तो ईयर ऑफ टैक्स मतलब you have to earn income in the previous year which will be assessed in the assessment year। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसे रहनी चाहिए, whatever income you earn during the period April 22 to March 23, इस पीरियड में आप जो भी इनकम अर्न करोगे, इस इनकम के ऊपर अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 के पीरियड में यहाँ पे असेसमेंट होगा, ठीक है ना। तो हम करंट ईयर का टैक्स यूजुअली करंट ईयर में नहीं भरते। करंट ईयर में आप इनकम कमाते हो और उसका जो असेसमेंट होता है वो नेक्स्ट ईयर में होता है। तो आप लोगों की जो एग्जाम होंगी, ठीक है ना, वो 2023 में होने वाली है। एनी एग्जाम, CSE में एग्जाम आपकी जो भी है, मई नवंबर जो भी है, जून दिसंबर, वो 2023 में होगी। तो वाइल राइटिंग द एग्जाम यू प्लीज अंडरस्टैंड, जो ईयर स्टार्ट हुआ रहेगा वो ईयर होगा, वो प्रीवियस ईयर होगा 23-24, वो फिनेंशियल 23-24 होगा। तो यू पीपल आर गोइंग टू राइट एग्जाम इन फिनेंशियल ईयर 23-24। तो वहां पे जो आप असेसमेंट करोगे, वो जो इनकम अर्न किया होगा लोगों ने, वो लास्ट ईयर में जो अर्न किया होता है वो होता है, राइट। दैट इज द रिलेशनशिप, प्रीवियस अर्न इन द प्रीवियस ईयर एंड असेस इन द असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे नॉर्मल रूल क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ, नॉर्मली व्हाट इज टैक्सेबल, नॉर्मल रेट इनकम अर्न, ये थोड़ा गलत है, नॉर्मली होना चाहिए यहाँ पे। नॉर्मली इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर शैल बी असेस इन द असेसमेंट ईयर। क्या लिखा है यहाँ पे, नॉर्मली इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर शैल बी असेस इन असेसमेंट ईयर। ये तो ये बात हो गई। सर हम ये नहीं पढ़ रहे थे, ये तो आपको पहले से पता है, हमें कुछ और पढ़ना है सर, हमें एक्सेप्शंस पढ़ने हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है सर, अगर आप प्रीवियस ईयर में ही बिजनेस क्लोज करने वाले हो, प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल मई जून और आपने यहाँ पे आपका बिजनेस क्लोज किया है, तो डू यू थिंक इनकम टैक्स कैन वेट फॉर असेसमेंट ईयर टू कम? आंसर इज नो। इनकम टैक्स बोलेगा अगर आपने बिजनेस क्लोज करना है, आपने अगर लाइफ में आज कोई भी डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन पड़ा होगा, तो आपको पता होगा डिसोल्यूशन एंड लिक्विडेशन गवर्नमेंट तभी अलाउ करता है व्हेन आपका टैक्स लाइबिलिटी इज नलिफाई, आपका टैक्स लाइबिलिटी नलिफाई हो जाना चाहिए। मतलब पहले क्या करो, बिजनेस क्लोज करने से पहले आप लोगों की जो भी टैक्स की लाइबिलिटीज है वो आपको पे ऑफ करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अभी फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करोगे। और क्योंकि आप एग्जिस्ट नहीं करोगे, इनकम टैक्स को कल अगर नोटिस सर्व करना होगा, तो हाउ विल दे सर्व द नोटिस, हाउ विल दे रिकवर द टैक्सेस। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज डिसॉल्व करके ओनर को पैसा देने से पहले इनफैक्ट आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है टैक्स लाइबिलिटीज को। तो दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल कि कहां पे एक्सेप्शनली कहीं कहीं पे 5 ऐसे सिचुएशन है जहां पे अर्न भी प्रीवियस ईयर में ही किया जाएगा और असेस भी प्रीवियस ईयर में ही किया जाएगा। दैट मींस यू विल बी अर्निंग टैक्सेस, अर्निंग इनकम इन 22-23 and you will be paying, your assessment will be done in 22-23 itself। तो ये ऐसी वाली बातें भी होती है। ऐसे 5 एक्सेप्शनल रूल है। आपने सुना होगा कि इंडिया में कोई भी बड़ा कांड हो जाता है, फाइनेंशियल स्कैम हो जाता है, तो एवरीबडी ट्रेवल्स टू यूके, इजंट इट। विजय माल्या ले लो, मोहित चोकसी ले लो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, इंडिया में स्कैम किया है और उन्होंने अभी लंदन में अपना घर बसा लिया है। तो एक हैबिट ही हो चुका है कि यहाँ पे स्कैम कर लो और वहां पे जाके सेटल हो जाओ। तो अगर कोई भी असेसी इंडिया से इंग्लैंड आज जा रहा है और वो 1 वे टिकट निकाल के जा रहा है, 1 वे टिकट मतलब वो रिटर्न टिकट निकाला नहीं है उसने, और उसकी अगर थोड़ी स्टडी करोगे तो बहुत सारे बैगेज वगैरह लेके वो जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी रिटर्न आने वाला है नहीं। जैसे ही आप ये सब करोगे, ठीक है ना, इनकम टैक्स को राइट है आपको एयरपोर्ट पे पकड़ने का और आपका असेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करने का। इफ इनकम टैक्स फील्स, ऑफिसर्स को लगता है कि आपका असेसमेंट अभी होना चाहिए बिकॉज यू मे नॉट रिटर्न टू द इंडिया और यू आर लिविंग इंडिया परमानेंटली, ऐसा हमें लग रहा है कि आप यूजुअली इंडिया में भी आने वाले 2-3 सालों में तो नहीं आने वाले हो, तो आपका असेसमेंट इधर ही होगा बिफोर लिविंग इंडिया। आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट करके एक सर्टिफिकेट लेना होता है, देन ओनली दे विल अलाउ यू टू बोर्ड द एयरपोर्ट और पोर्ट, ठीक है ना, वहां से आपको जाने के लिए देंगे, नहीं तो आपको वहां से जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये वो एक बात हो गई। तो ये 2-3 बातें आप याद रखो, पर्सन लिविंग इंडिया, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ठीक है ना, ये 2 बातें मैंने आपको बता दी।
और भी कुछ बातें हैं, लेकिन वो आपको एडवांस लॉ पता होगा तो। जैसे एक एग्जांपल ये है कि ये इंडिया है, बरोबर, और इंडिया के जो भी रेसिडेंट लोग होते हैं, मैंने आपको बताया था उनका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होता है। अगर आप रेसिडेंट हो तो आपका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, अगर आप क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो, तो खाली इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्स होता है। तो इंडिया में जितना भी आपने कमाया खाली उतना ही टैक्स होगा। तो एक वेसल आया है यहाँ पे इंडियन पोर्ट में, पकड़ लीजिए, आंध्र प्रदेश में एक वेसल आया हुआ है। ये वेसल जो है वो यूएसए का वेसल है, मतलब नॉन रेसिडेंट का वेसल है। और यहाँ से कुछ पैसेंजर और कुछ कंटेनर लोड हुए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से कुछ पैसेंजर और कंटेनर यहाँ पे लोड हुए हैं। मतलब ये यूएसए की जो वेसल है उसने इंडिया में इनकम तो अर्न किया हुआ है, और ये वेसल बता रहा है सर हम आएंगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आके आपको पैसा दे देंगे, टैक्स दे देंगे, अभी इनकम कमा के चले जाते हैं। नाउ डू यू थिंक वी हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस एंड बिलीफ in the non-resident assessee that once they go from India, they will come again next year to pay taxes? Answer is no. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है यहाँ पे इंडिया का कस्टम पोर्ट छोड़ने से पहले ही यहाँ पे जो भी आपने इनकम अर्न किया है उस इनकम के ऊपर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करके एक टैक्सेशन होता है, जो फाइनल में है, आपके सिलेबस में नहीं है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करके एक टैक्स आता है इनकम टैक्स का, लमसम बेसिस पे टैक्स निकाला जाता है 5% 10% ऑफ रेसिप्ट, वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और एक बार आपने वो टैक्स भर दिया तो ये आपको इंडिया छोड़ने देंगे। अदरवाइज आपको इंडिया में आपका एजेंट बिठाना पड़ेगा। एजेंट मतलब आपको यहाँ पे इंडिया में छोटा मोटा ऑफिस रखना पड़ेगा कि कल अगर आपने टैक्स नहीं भरा, आप तो चले गए, आपका टैक्स रिकवर करने के लिए कोई ना कोई पर्सन इंडिया में अपॉइंटेड होना चाहिए। इफ यू हैव दैट अरेंजमेंट देन इनकम टैक्स विल नॉट बी हार्श ऑन यू, बट इफ यू डू नॉट हैव दैट एजेंट वाला प्रोविजन देन इनकम टैक्स विल बी लिटिल हार्श ऑन यू एंड दे विल से सर ऐसे केस में आपने अर्न भी प्रीवियस ईयर में ही करना है और आपने असेस भी प्रीवियस ईयर में ही करना है। तो सेम ईयर में आप अर्न करते हो और उसी ईयर में आपका असेसमेंट होता है। तो दिस इज नॉट नॉर्मल रूल, दिस इज एक्सेप्शनल रूल। इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी असेट इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। So shipping business of non-resident section 172, person living India section 174, AOP BOI form for an particular object। आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा जॉइंट वेंचर करके, तो जॉइंट वेंचर डिसॉल्व होने से पहले ही उनको टैक्स भरना पड़ता है। एंड पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, मतलब किसी पर्सन को पकड़ा गया है, ही नोज कि अभी मुझे इनकम टैक्स मेरे से प्रॉपर्टी बेच के मेरी टैक्स की रिकवरी करेगा, सो ही हैज स्टार्टेड ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी जस्ट टू अवॉइड टैक्स। तो हम उसको वहीं रोकेंगे और उसका असेसमेंट ईयर वही होगा जिस ईयर में इसने प्रॉपर्टी बेचना चालू कर दिया है। हाँ, इसमें के कुछ प्रोविजन एक्टिवेट करने की नहीं करने, दैट इज अ प्योर चॉइस ऑफ एओ। एओ आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, असेसिंग ऑफिसर्स के हाथ में होता है कि ये प्रोविजंस उनको इन्वोक करने हैं या नहीं करने हैं। ऑलराइट, तो ये तो हो गया एक्सेप्शनल रूल ऑफ प्रीवियस ईयर, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।